तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में या कहे इस डीप डाइव में हम एक बेहद प्रेरक शख्सियत की शुरुआती जिंदगी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। बिल्कुल। आज का हमारा पूरा फोकस मिशेल ओबामा की चर्चित किताब बिकमिंग के पहले हिस्से पर है। मतलब हमारा मुख्य मिशन ये खोजना है कि कैसे शिकागो के साउथ साइड इलाके में पली बड़ी एक साधारण सी लड़की वो उस एक सवाल का जवाब ढूंढती है जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। क्या मैं काफी हूँ? हाँ, एम आई गुड इनफ? हम यही समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा घर, कुछ सख्त नियम और परिवार का अटूट सहारा किसी को असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो बिना किसी देरी के इस कहानी में गोता लगाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी में जो बात सबसे पहले और सबसे गहराई से ध्यान खींचती है वो है उस शुरुआती माहौल का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हम अक्सर सफल लोगों को उनके शिखर पर देखते हैं और तालियां बजाते हैं। सही बात है, लेकिन ये सफर हमें उस नींव को देखने का मौका देता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। बचपन के छोटे छोटे अनुभव जो शायद उस वक्त मामूली लगते हैं ना, वो आगे चलकर बहुत बड़े सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पैटर्न का हिस्सा बन जाते हैं। और उस नींव की शुरुआत होती है एक खास तरह की आवाज से। मिशेल के बचपन के घर में एक बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा बजता रहता था। वो पियानो की आवाज। बिल्कुल। उनके घर के ठीक नीचे उनकी ग्रेट आंट रॉबी रहती थी। वो एक बेहद सख्त पियानो टीचर थी। तो उनके घर से दिन भर पियानो सीखने वाले बच्चों की उंगलियों की वो प्लिंग प्लिंग वाली आवाज आती रहती थी। बच्चे गलतियां करते थे, रुकते थे, हाँ, और फिर से कोशिश करते थे। इस आवाज को किताब में प्रयास की गूंज या साउंड ऑफ स्ट्राइविंग कहा गया है। यह आवाज कभी किसी को परेशान करने वाली नहीं लगी। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये गूंज सिर्फ संगीत की नहीं थी। एक छोटे बच्चे के अवचेतन मन के लिए या कहें सबकॉन्शियस के लिए ये मेहनत और दृढ़ता का एक ऑडिटरी प्रतीक था। ये आवाज रोजाना ये संदेश दे रही थी कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए बार बार बिना थके प्रयास करना पड़ता है। गलतियां करना और फिर से शुरुआत करना जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। और इसी पियानो ने मिशेल को जिंदगी का पहला कड़वा सबक भी दिया। मतलब मिशेल और उनकी सख्त आंट रॉबी के बीच अक्सर टकराव होता था। मिशेल का दिमाग बहुत तेजी से चलता था। वो जल्दी सीखना चाहती थी। हाँ, वो जल्दी सीखना चाहती थी और आगे के पन्ने पलट देती थी। हाँ। लेकिन नियम कायदों में बंधी रॉबी को ये जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात है। मिशेल जिस पियानो पर रोज प्रैक्टिस करती थी वो बहुत पुराना था। उसकी चाबियों का रंग उड़ चुका था और उसका मिडिल सी बटन बीच से टूटा हुआ था। मिशेल उसी टूटे हुए हिस्से को छूकर अंदाजा लगाती थी कि उनके हाथों की सही जगह कहाँ होनी चाहिए, जो कि उनकी आदत बन चुकी थी। बिल्कुल। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब आंट रॉबी रूसवेल्ट यूनिवर्सिटी के एक बड़े से हॉल में बच्चों का एक रिसाइटल रखती हैं। और ये घटना सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मेंस की कहानी नहीं है। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई से पहला आमना सामना है। हाँ, क्योंकि जब मिशेल पहली बार उस भव्य मंच पर गईं और उस विशाल एकदम परफेक्ट पियानो के सामने बैठी तो वो बुरी तरह घबरा गईं। जाहिर सी बात है। उस पियानो की चाबियां एकदम बेदाग थीं, चमकती हुई सफेद और काली। उसमें कोई टूटा हुआ मिडिल सी नहीं था जिससे वो अपनी उंगलियों की जगह तय कर सकें। परफेक्शन की तो उन्हें आदत ही नहीं थी ना। बिल्कुल नहीं। उस भरी महफिल में वो बच्ची एकदम सुन्न पड़ गई। उसके हाथ जम गए और तब वही सख्त आंट रॉबी जिनसे उनकी हमेशा बहस होती थी वो मंच पर आईं। उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, बस धीरे से मिशेल की उंगली सही जगह यानी मिडिल सी पर रख दी ताकि वो अपना संगीत शुरू कर सकें। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये वाकया दुनिया की असमानताओं का पहला सीधा अनुभव था। वो घर का टूटा हुआ पियानो एक सीमित कामकाजी वर्ग के माहौल का प्रतीक है, जहां चीजें कभी परफेक्ट नहीं होती। लोगों को जो मिल जाता है वे उसी में काम चलाना सीख जाते हैं। ओम, सही कहा। और वो भव्य बेदाग पियानो उस व्यापक सुविधा संपन्न दुनिया का प्रतीक है। उस छोटी सी उम्र में ये महसूस करना कि बाहरी दुनिया के मानक और संसाधन उनके अपने घर से कितने अलग हैं, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक क्षण होता है। और ये मनोवैज्ञानिक संघर्ष सिर्फ मंच तक सीमित नहीं था, स्कूल में भी ऐसे पल आए। किंडरगार्टन की ही बात है, जब क्लास में पढ़ने का एक टेस्ट हो रहा था और मिशेल सफेद यानी वाइट शब्द पर अटक गए। वो उसे पढ़ नहीं पाई।
हाँ, वो पढ़ नहीं पाई। उस वक्त जो शर्मिंदगी उन्हें महसूस हुई, उसने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया। वो एक ऐसा पल था जहां कोई भी बच्चा उस हार को मानकर बैठ सकता था। लेकिन अगले ही दिन वो बच्ची अपनी टीचर के पास वापस जाती है, दोबारा मौका मांगती है और सही जवाब देकर अपना गोल्ड स्टार हासिल करती है। कम उम्र में ही खुद की वकालत या सेल्फ एडवोकेसी करने की एक शानदार मिसाल है। ये वाकया दर्शाता है कि जब कोई व्यवस्था, चाहे वो स्कूल हो या बड़ा समाज, आप पर संदेह करती है तो आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल। हार मान लेना या उस शर्मिंदगी को अपनी पहचान बना लेना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बच्चा जब खुद के लिए दूसरा मौका मांगता है ना, तो वो सिर्फ एक गोल्ड स्टार नहीं जीत रहा होता, वो असल में अपने अंदर एक ऐसे आत्मविश्वास का निर्माण कर रहा होता है जो जिंदगी भर उसका साथ देगा। और इस जबरदस्त आत्मविश्वास की जड़ें समझने के लिए हमें उनके परिवार के उस खामोश संघर्ष को देखना होगा जो घर की चार दीवारी के अंदर चल रहा था। उनके पिता की बीमारी। हाँ, मिशेल के पिता फ्रेजर को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी थी। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। वो रोज सुबह उठते और अपने काम पर जाते। उनका समर्पण बहुत बड़ा था। और उनकी सबसे बड़ी खुशी उनकी कार थी, ब्यूइक इलेक्ट्रा 225, जिसे वे बड़े प्यार से ड्यूस एंड ए क्वार्टर बुलाते थे। वो कार उनके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं, आज़ादी का प्रतीक थी। जब वो उसकी स्टीयरिंग थामते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनकी बीमारी, उनकी शारीरिक कमजोरी, सब कुछ पीछे छूट गई हो। पिता का यह रवैया बच्चों के लिए एक बहुत ही गहरी मूक शिक्षा, एक साइलेंट लेसन की तरह काम करता है। बच्चे शब्दों से उतना नहीं सीखते जितना अपने माता पिता के आचरण को देखकर सीखते हैं। एकदम सही बात है। जब घर के बच्चे अपने पिता को इतनी गरिमा के साथ, बिना किसी कड़वाहट के रोजमर्रा की मुश्किलों का सामना करते देखते हैं, तो वे भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बन जाते हैं। वे यह सीख जाते हैं कि हालात चाहे जो हों, जीवन चलते रहना चाहिए। इसी मजबूती और यथार्थवाद का एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पहलू उनके बड़े भाई क्रेग में भी दिखता है। क्रेग घर में अक्सर फायर ड्रिल करवाते थे। आग से बचने का अभ्यास? हाँ, एक छोटे बच्चे के मन में ये चिंता घर कर गई थी कि अगर कभी घर में आग लगी तो उनके बीमार और कमजोर पिता बाहर कैसे आएंगे। इसलिए वो बाकायदा अपने पिता को जमीन पर लिटाकर उन्हें खींचकर बाहर निकालने की प्रैक्टिस करते थे। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। सोचिए ना, एक छोटा बच्चा अपने पिता के भारी शरीर को खींचने की कोशिश कर रहा है और पिता भी बिना अपनी गरिमा खोए पूरी गंभीरता से उस अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। ये घटना जितनी दिल छू लेने वाली है, उतनी ही व्यावहारिक भी। ये दिखाती है कि कैसे एक मजबूत परिवार के सदस्य एक दूसरे की कमजोरियों को पूरी तरह से अपना लेते हैं। इसमें कोई दया भाव नहीं है, बल्कि एक सीधी सी तैयारी है। ये जिम्मेदारी का एक असाधारण स्तर है, जहां बच्चे अपने माता पिता की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर ले रहे हैं। और अगर बात जिम्मेदारी सिखाने की हो, तो उनकी माँ मैरियन का तरीका बिल्कुल अलग और बहुत प्रभावशाली था। जब मिशेल दूसरी कक्षा में थी, तो उन्हें एक ऐसी टीचर मिली जो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं जानती थी। क्लास में सिर्फ अव्यवस्था फैली रहती थी। तो उनकी माँ ने क्या किया? जब मिशेल ने ये बात घर पे बताई, तो उनकी माँ ने स्कूल जाके कोई हंगामा नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया। वो बस चुपचाप स्कूल की लॉबी में गईं, कुछ कागजी कार्रवाई की और अपनी बच्ची का क्लास बदलवा दिया। उनका एक बहुत ही मशहूर और स्पष्ट फलसफा था, मैं बच्चे नहीं वयस्क पाल रही हूँ। आई एम नॉट रेजिंग बेबीज, आई एम रेजिंग अडल्ट्स। बिल्कुल, वो बच्चों को हर छोटी बात के लिए नियम नहीं देती थी, बल्कि दिशा निर्देश देती थी और फिर उन पे पूरा भरोसा करती थी कि वो सही फैसला लेंगे। ये पेरेंटिंग का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। जब आप हर कदम पर नियम थोपने के बजाय बच्चों को सही और गलत का ढांचा समझा देते हैं, तो आप असल में स्वतंत्र सोच वाले इंसान तैयार कर रहे होते हैं। जब बच्चे को यह एहसास होता है कि उसके फैसलों का सम्मान किया जा रहा है, तो वो खुद ही अपने कामों की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। यही कारण है कि मिशेल बचपन से ही इतनी आत्मनिर्भर बन सकी। लेकिन देखिए, जैसे जैसे मिशेल बड़ी हो रही थी ना, उनके घर की वो सुरक्षित दुनिया छोटी पड़ने लगी। बाहर की दुनिया अपनी जटिलताओं के साथ इंतजार कर रही थी और यहीं से पहचान, नस्ल और सामाजिक वर्ग की उलझनें शुरू होती हैं। क्योंकि शिकागो बदल रहा था। हाँ, शिकागो के जिस साउथ शोर इलाके में वो रहती थी, उसकी शक्ल तेजी से बदल रही थी। इसे व्हाइट फ्लाइट कहा गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव है। व्हाइट फ्लाइट का मतलब है कि जब किसी शहरी इलाके में अश्वेत परिवार
या अल्पसंख्यक आकर बसने लगते हैं तो वहां से श्वेत परिवार धीरे धीरे उपनगरों यानी सबर्ब्स की तरफ पलायन करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक असर ये होता है कि उन परिवारों के साथ साथ इलाके का पैसा, व्यापार और संसाधन भी चले जाते हैं। एक फलता फूलता पड़ोस धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होने लगता है। बिल्कुल। और इस बदलते माहौल का असर एक युवा लड़की के मन पर बहुत गहरा पड़ रहा था। उनके अंदर एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ तो उनकी एक दूर की चचेरी बहन ने उन्हें एक दिन ताना मारा कि तुम गोरी लड़कियों की तरह क्यों बोलती हो। हाउ कम यू टॉक लाइक अ वाइट गर्ल। हाँ, उस बहन को लग रहा था कि मिशेल का सही उच्चारण और पढ़ाई लिखाई का अंदाज उनके अपने अश्वेत समुदाय से एक तरह की गद्दारी है। ये एक ऐसा सवाल था जिसने मिशेल को अंदर तक असहज कर दिया था। ये पहचान का एक बहुत बड़ा संकट है। और दूसरी तरफ बाहरी दुनिया का नजरिया भी कुछ कम कड़वा नहीं था। एक बार उनका परिवार शिकागो के उपनगर में रहने वाले एक परिवार स्टुअर्ट से मिलने जाता है। उस शानदार और संपन्न इलाके में समय बिताने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनके पिता की प्यारी कार उस ब्यूक इलेक्ट्रा पर चाबी से एक लंबी और गहरी खरोच मार दी है। बिना एक भी शब्द कहे वो खरोच एक बहुत ही कड़वा संदेश दे रही थी कि वो उस इलाके में अवांछित थे। एक युवा व्यक्ति के लिए ये एक बहुत ही भयानक मनोवैज्ञानिक दोहराहा होता है। बिल्कुल। एक तरफ जब आप अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो आपके अपने ही समुदाय के कुछ लोग आपको बेगाना या अलग समझने लगते हैं, और दूसरी तरफ जब आप बहुसंख्यक या उच्च वर्ग के इलाकों में जाते हैं तो आपकी त्वचा के रंग या पृष्ठभूमि के कारण आपको अस्वीकार कर दिया जाता है। इंसान जाए तो जाए कहाँ? वही तो, ये इंसान को हमेशा ये सोचने पे मजबूर करता है कि असल में उसकी सही जगह कहाँ है। और ये सवाल तब और गहरा हो गया जब उन्होंने व्हिटनी यंग हाई स्कूल में कदम रखा। घर से 90 मिनट का लंबा बस सफर तय करके वो उस स्कूल तक पहुंचती थीं। यहाँ मिशेल ने पहली बार एक अलग ही दुनिया देखी, अश्वेत अभिजात वर्ग यानी ब्लैक एलीट, जो कि उनके लिए एकदम नया था। बहुत नया। ये वो बच्चे थे जिनके माता पिता बड़े डॉक्टर या वकील थे, जो जैक एंड जिल जैसे एक्सक्लूसिव क्लबों के सदस्य थे और जो अपनी छुट्टियां स्कीइंग करते हुए बिताते थे। इसी स्कूल में उनकी दोस्ती सैंटीटा जैक्सन से हुई, जो रेवरेंड जेसी जैक्सन की बेटी थी। हाँ, प्रसिद्ध नागरिक अधिकार नेता जेसी जैक्सन। उनके घर का माहौल मिशेल के शांत और व्यवस्थित घर से बिल्कुल उलट था। वहां हमेशा राजनीतिक बैठकों का दौर चलता रहता था। एक अजीब सी उथल-पुथल मची रहती थी। एक बार मिशेल उनके साथ बर्ड बिलिकन डे परेड में गईं और उस भीषण भीड़-भाड़ और अव्यवस्था में फंस गई। इस राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था के अनुभव ने मिशेल के खुद के व्यक्तित्व को तराशने में बड़ी भूमिका निभाई। वो कैसे? देखिए, एक तरफ जेसी जैक्सन का घर था जो हमेशा बड़े बदलावों और शोर शराबे से भरा रहता था। दूसरी तरफ उनका अपना घर था जहां हर चीज बहुत व्यवस्थित, शांत और प्रिडिक्टेबल थी। उस भारी भीड़ और अव्यवस्था के बीच मिशेल को यह स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का वो शोर शराबा नहीं चाहिए। उन्हें शांति चाहिए थी। हाँ, उन्हें एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध जीवन ज्यादा पसंद है। वो अपनी साउथ साइड की जड़ों और अपनी ऊंची महत्वाकांक्षाओं के बीच एक संतुलन तलाश रही थीं। और उनकी इस महत्वाकांक्षा, इस व्यवस्थित योजना को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब हाई स्कूल की एक काउंसलर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो प्रिंसटन वाली बात। बिल्कुल। मिशेल अपने बेहतरीन ग्रेड्स लेकर उस काउंसलर के पास गईं और पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आवेदन करना चाहती हैं। काउंसलर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बस इतना कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम प्रिंसटन मटेरियल हो। ये संस्थागत संदेह या इंस्टीट्यूशनल डाउट का एक क्लासिक और बेहद खतरनाक उदाहरण है। जब कोई सत्ता के पद पर बैठा व्यक्ति, जिसका काम आपका मार्गदर्शन करना है, आपकी क्षमताओं पर सिर्फ इसलिए सवाल उठाता है क्योंकि आप एक खास पृष्ठभूमि या अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, तो ये किसी भी बच्चे का मनोबल पूरी तरह से तोड़ सकता है। लेकिन मिशेल ने उस अपमान को टूटने का कारण नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा बना लिया। उन्होंने अपनी माँ की सीख का इस्तेमाल किया कि अपना फैसला खुद लो। उन्होंने किसी और की मदद ली, प्रिंसटन में अप्लाई किया और सफल भी हुई। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन प्रिंसटन पहुंचकर लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया कल्चर शॉक इंतजार कर रहा था। वहां की पूरी क्लास में 9% से भी कम अश्वेत छात्र थे।
माहौल इतना अलग था कि उनकी एक श्वेत रूममेट की माँ ने अपनी बेटी को एक अश्वेत लड़की के साथ रहने पर आपत्ति जता दी। और बाद में इस रूममेट ने कमरा भी बदल लिया। बिल्कुल। यह हिस्सा इस महत्वपूर्ण सवाल को सामने लाता है कि कैसे अल्पसंख्यक छात्रों को उन जगहों पर खुद को ढालने के लिए एक अतिरिक्त मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो जगह मूल रूप से उनके लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। सही बात है। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना होता, बल्कि उन्हें हर दिन अपनी उपस्थिति को सही ठहराना पड़ता है। ये साबित करना पड़ता है कि वो भी उस जगह के हकदार हैं। ऐसे घुटन भरे माहौल में यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थर्ड वर्ल्ड सेंटर जैसी जगहें इन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और सुरक्षित पनाहगाह बन गईं। वहाँ की डायरेक्टर और मेंटर सर्नी ब्रैसवेल ने मिशेल के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। उनका तरीका बहुत अलग था ना? बहुत अलग। एक बार मिशेल न्यूयॉर्क में उनके साथ कार में थी। सर्नी ने अचानक मैनहट्टन के उस पागल कर देने वाले भारी ट्रैफिक के बीच कार की स्टीयरिंग मिशेल को थमा दी और ड्राइव करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या बात है। उनका मकसद सिर्फ ये था कि मिशेल के अंदर से बड़े शहर का और नई अप्रत्याशित चुनौतियों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये किसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक तरीका था। इसी दौरान जीवन को देखने के दो अलग अलग नजरियों की एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। इसे स्वर्व बनाम चेकलिस्ट मानसिकता कहा गया है। मिशेल खुद को पूरी तरह से एक बॉक्स चेकर मानती थी, जिनका दिमाग हमेशा एक चेकलिस्ट पर होता था। हाँ, अच्छे ग्रेड लाओ, बॉक्स चेक, अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ, बॉक्स चेक, लॉ स्कूल जाओ, नौकरी पाओ, बॉक्स चेक। दूसरी तरफ उनके बॉयफ्रेंड केविन थे। केविन भी प्रिंसटन से थे और मेडिकल स्कूल जाने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने तय किया कि वो मेडिकल स्कूल छोड़ देंगे। और वो भी क्या बनने के लिए? क्लीवलैंड ब्राउन्स टीम का मैस्कॉट बनने के लिए। मतलब वो जो बड़े बड़े बालों वाले जानवरों के सूट पहनकर मैदान में कूदते भानते हैं। ये जीवन में एकदम से अचानक दिशा बदलने यानी स्वर्व का प्रतीक था। मिशेल के लिए ये समझना बिल्कुल नामुमकिन था कि कोई अपनी शानदार जिंदगी छोड़कर भालू का सूट पहनने का फैसला कैसे कर सकता है। ये सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जो लोग अभाव या अनिश्चितता से आते हैं, वे अक्सर जीवन में सुरक्षा और पूर्वानुमान की तलाश करते हैं। उनके लिए वो चेकलिस्ट एक सुरक्षा कवच होती है, जो उन्हें गरीबी या विफलता से बचाती है। वे प्रयोग करने या अचानक दिशा बदलने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उनके पास गिरने पर संभालने वाला कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। उनके लिए असफलता कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक जीता जागता डरावना एहसास होता है। और इसी चेकलिस्ट मानसिकता ने मिशेल को कॉर्पोरेट सफलता की सीढ़ी तेजी से चढ़ने में मदद भी की। हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस शिकागो आईं और एक बेहद पॉश लॉ फर्म सिडली एंड ऑस्टिन में नौकरी करने लगे। फिर तो सब चेकलिस्ट के हिसाब से सेट था। बिल्कुल। 47वीं मंजिल पर शानदार ऑफिस, महंगे अरमानी सूट, वाइन सब्सक्रिप्शन, सब परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन फर्म में उन्हें एक नए समर एसोसिएट का मेंटर बनाया गया और उस एसोसिएट का नाम था बराक ओबामा। और यहीं से उस सुरक्षित दुनिया में एक बिल्कुल नए और अनपेक्षित तत्व की एंट्री होती है। ये शुरुआत भी बड़ी अजीब थी। सोचिए, एक तो बराक अपनी नई नौकरी के पहले दिन लेट आते हैं, जो कि मिशेल को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। एकदम नहीं। उनकी पृष्ठभूमि मिशेल से बिल्कुल अलग थी। हवाई और इंडोनेशिया जैसी जगहों पर पले बड़े थे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर रह चुके थे। और मिशेल की नजरों में जो सबसे बुरी बात थी, वे सिगरेट पीते थे। मिशेल को स्मोकिंग से सख्त नफरत थी। बचपन में जब वो देखती थी कि उनके माता पिता सिगरेट पी रहे हैं, तो वो गुस्से में उनकी सिगरेट की डिब्बियां तक तोड़ देती थीं। शुरू में तो मिशेल को लगा कि वो सिर्फ एक अच्छे मेंटी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि बराक और मिशेल का दुनिया को देखने का नजरिया कितना अलग था। मिशेल एक बहुत ही स्थापित, सुरक्षित रास्ते पर चल रही थी। हाँ। जबकि बराक के पास अनुभवों की एक पूरी अलग दुनिया थी। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया था और वे जीवन में कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की तलाश में थे, जो सिर्फ एक कॉर्पोरेट चेकलिस्ट में फिट नहीं बैठता था। लेकिन धीरे धीरे ये पेशेवर रिश्ता एक गहरी दोस्ती में बदलने लगा। एक दिन फर्म के लोग मिलकर लेस मिजरेबल्स नाटक देखने गए। मिशेल को वो नाटक बहुत ही उबाऊ लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठी थीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे वाली बात थी। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को बीच में नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल। तभी इंटरवल में बराक ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्या हम यहाँ से बाहर चले? और दोनों बिना किसी की परवाह किए बीच में ही उठकर चले आए।
ये एक बहुत बड़ा स्वर्ग था उनके लिए। हाँ, इसके बाद एक शाम बास्किन रॉबिन्स के बाहर फुटपाथ पर बैठकर दोनों आइसक्रीम खा रहे थे और वहीं वो पहला चुंबन हुआ। वो एक ऐसा पल था जहां मिशेल ने अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी चेकलिस्ट छोड़कर उस पल को, उस अनिश्चितता को जीने का फैसला किया। इस पूरी घटना को अगर एक रूपक के तौर पे देखें ना, तो मिशेल ने अपनी जिंदगी को ओरिगेमी के कागज की तरह बहुत ही सावधानी से तय करके रखा था। हर चीज की एक तय जगह थी। बराक ओबामा उस हवा के डीलके की तरह थे जिसने उस सुरक्षित व्यवस्था को चुनौती दी और उन सारी तहों को खोलकर बिखेर दिया। ये हमें दिखाता है कि आप जीवन को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, कुछ अनपेक्षित चीजें आकर आपकी पूरी दुनिया बदल सकती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या मैं काफी हूं? इस सवाल का जवाब किसी हाई स्कूल काउंसलर से नहीं मिलता, नहीं समाज से मिलता है। सही बात है। ये जवाब उस भरोसे से आता है जो माता पिता आप में जताते हैं, आपके खुद के संघर्षों से आता है और उन जगहों पर अपने लिए सही मुकाम बनाने की जिद से आता है जो शायद आपके लिए बनी ही नहीं थी। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप हर दिन खुद को साबित करते हैं, दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए, और इसी में आप असल में वो इंसान बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब जब हम इस बेहद दिलचस्प डीप डाइव के अंत में आ गए हैं तो ये कहानी सभी के लिए सोचने का एक बहुत ही गहरा विषय छोड़ जाती है। जरा गौर करें, मिशेल की उस चेकलिस्ट मेंटालिटी ने उन्हें साउथ साइड के एक छोटे से अपार्टमेंट से निकालकर 47वीं मंजिल के आलीशान ऑफिस तक पहुंचाया। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने अपनी उस सुरक्षित चेकलिस्ट को किनारे रख दिया, जब उन्होंने हवा के उस झोंके को अंदर आने दिया। बिल्कुल। तो सवाल यह है, क्या हम लोग भी अपनी जिंदगी की सुरक्षित चेकलिस्टों से इतनी मजबूती से चिपके हुए हैं कि किसी शानदार अप्रत्याशित बदलाव को खुद तक पहुंचने ही नहीं दे रहे? क्या हम अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रिस्क लेने से चूक रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो बाहर से देखने में जितना चकाचौंध भरा लगता है ना, अंदर से वो उतना ही मानवीय और संघर्षों से भरा है। हमारे पास आज जो नोट्स और शोध हैं उसके आधार पर हमारा विषय है मिशेल ओबामा की किताब बिकमिंग का दूसरा भाग। ये एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो किसी राजनीतिक जीत का विश्लेषण करना बिल्कुल नहीं है। हम असल में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक आम लड़की जो एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में काम करती थी, वो अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक हस्तियों में से एक बन गई। सही कहा। ये पूरी कहानी प्यार की है, अपने खुद की पहचान ढूंढने की है और सबसे बढ़कर दुनिया जैसी है उस कड़वे सच से निकलकर दुनिया जैसी होनी चाहिए उसकी कल्पना करने की है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मेरी नज़र में इस पूरी कहानी के केंद्र में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि जब दो बिल्कुल अलग दुनिया, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि और सोचने के तरीके वाले लोग एक साथ आते हैं तो क्या होता है। एक तरफ वो जीवन है जहां सब कुछ पहले से तय है, एक सुरक्षित और अनुमानित रास्ता। हाँ, एकदम सेट लाइफ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसा जीवन जिसका इतिहास बहुत जटिल है, जहां कोई एक जगह घर नहीं है। जब ये दोनों टकराते हैं और जीवन की उन अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, तो वहां से एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव शुरू होता है। और ये दोनों दुनियाएं सच में कितनी अलग थीं, ये उनके शुरुआती रोमांस के दिनों से ही बहुत साफ तरीके से सामने आता है। किताब के पन्नों में बराक ओबामा के 53वीं स्ट्रीट वाले अपार्टमेंट का जो जिक्र है वो पढ़कर काफी हैरानी होती है। हाँ, वो दूसरी मंजिल का छोटा सा अपार्टमेंट। मतलब जरा सोचिए, एक हार्वर्ड से पढ़ा हुआ इंसान और उसका रहन सहन कैसा है। उसमें कोई एयर कंडीशनर नहीं था, शिकागो की गर्मियों में खिड़कियां खुली रखनी पड़ती थी और बाहर सड़क का सारा शोर, गाड़ियों की आवाजें, सब कुछ सीधे अंदर आता था। और फर्नीचर के नाम पर बस यहाँ वहां से लाया गया बेमेल कबाड़। लिटरली जमीन पर एक गद्दा पड़ा रहता था और हर जगह बिस्तर से लेकर फर्श तक सिर्फ किताबें और अखबारों के ढेर लगे रहते थे। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये बाहरी चीजें, ये असुविधाएं बराक के लिए कोई मायने ही नहीं रखती थीं। अगर हम मिशेल और बराक की पारिवारिक पृष्ठभूमियों को देखें तो मिशेल का परिवार यूक्लिड एवेन्यू के एक बहुत ही स्थिर और सुरक्षित स्क्वायर यानी चौकोर आकार जैसा था।
जहां हर दिन एक जैसा होता है ना? बिल्कुल। पिता काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब कुछ एक तय नियम से चलता है। इसके ठीक विपरीत बराक का जीवन एक बहुत ही जटिल ज्यामितीय आकार था। उनके परिवार की जड़ें हवाई से लेकर इंडोनेशिया और फिर केन्या तक फैली हुई थीं। एक ऐसा इंसान जिसे कभी वो चौकोर जैसी स्थिरता मिली ही नहीं। और शायद इसीलिए उन्हें उन चीज़ों का कोई शौक नहीं था जो मिशेल के लिए सफलता की निशानी थी। वो बनाना येलो डैटसन कार वाला किस्सा ही ले लीजिए। अरे हाँ, वो कार। मतलब मिशेल एक बहुत ही सफल वकील थी और वो देखती हैं कि बराक एक ऐसी खटारा कार चलाते हैं जिसका इंजन स्टार्ट होते ही इतनी जोर से कांपता है कि अंदर बैठे लोग हिलने लगते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि कार के फर्श में एक बड़ा सा छेद था जहां से चलते हुए नीचे सड़क साफ दिखाई देती थी। मिशेल सोचती थी कि आखिर इस इंसान का ध्यान है कहाँ, क्योंकि उनका ध्यान भौतिक चीजों जैसे बड़ा घर, नई कार या महंगे कपड़ों पर था ही नहीं। उनका पूरा ध्यान किताबों और विचारों पर केंद्रित था। वे रात रात भर जागकर आय असमानता या समाज के निचले तबके की स्थिति जैसे बहुत ही अमूर्त और गहरे विषयों पर सोचते रहते थे। वे रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठकर बहुत बड़े स्तर पर सोच रहे थे। और इसी बड़े दृष्टिकोण की पहली असल झलक मिशेल को तब मिली जब वे दोनों रोजलैंड के एक चर्च में गए। बराक को वहां एक सामुदायिक आयोजक या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के रूप में एक मीटिंग बुलानी थी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। अब जो लोग इस शब्द से वाकिफ नहीं हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का काम सिर्फ भाषण देना नहीं होता, बल्कि समाज के उन हिस्सों में जाना होता है जिन्हें सिस्टम ने पूरी तरह से भुला दिया है, और वहां के लोगों को उनके हक के लिए एकजुट करना होता है। चर्च के बेसमेंट में वो बैठक हो रही थी। वहां जो महिलाएं बैठी थी वे शुरू में बहुत संशय में थी। उनका रवैया कुछ ऐसा था कि तुम एक सूट बूट वाले युवा वकील हो, तुम हमारी परेशानियां क्या समझोगे। एकदम सही। लेकिन बराक ने उन्हें कोई ज्ञान नहीं बांटा। उन्होंने सबसे पहले उनकी कहानियां सुनी। उन्होंने उन महिलाओं को एहसास दिलाया कि कैसे उनकी अलग अलग दिखने वाली परेशानियां असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और उसी चर्च के बेसमेंट में एक ऐसा वाक्य बोला गया जिसने मिशेल के सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। बराक ने उन महिलाओं से पूछा था, क्या हम दुनिया जैसी है उसी से समझौता कर लें या दुनिया जैसी होनी चाहिए उसके लिए काम करें। यह सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था। हाँ, मिशेल का अब तक का जीवन इस बात पर केंद्रित था कि एक पिछड़े इलाके से मेहनत करके खुद को कैसे बाहर निकाला जाए। उनकी सफलता का पैमाना ये था कि वे खुद एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी में पहुंच गईं। लेकिन बराक का विजन खुद को बाहर निकालने का नहीं था, बल्कि उस पूरी जगह को, उस पूरे समुदाय को ही ऊपर उठाने का था। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ था। इस एक वाक्य ने मिशेल के अंदर भी बदलाव के बीज बो दिए थे। वो सिडली एंड ऑस्टिन जैसी एक बहुत ही एलीट लॉ फर्म में काम कर रही थीं, लेकिन अब उन्हें वहां कुछ कमी महसूस होने लगी। उन्होंने फर्म में विविधता या डाइवर्सिटी लाने के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ी बात थी। बिल्कुल। उन्होंने प्रबंधन से सीधा सवाल किया कि हम केवल हार्वर्ड या येल जैसी विशिष्ट जगहों से ही लोगों को क्यों चुन रहे हैं। उन्होंने हार्वर्ड जैसी ऐतिहासिक रूप से ब्लैक यूनिवर्सिटीज के छात्रों को भी इंटरव्यू में लाने की वकालत की। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था कि लोगों को सिर्फ उनकी मार्कशीट से मत आंकिए, बल्कि ये देखिए कि उन्होंने अपने सीमित अवसरों के बावजूद कितना संघर्ष किया है। ये बदलाव उनके करियर में आकार ले ही रहा था कि तभी जिंदगी ने उन्हें कुछ बहुत गहरे और दर्दनाक सबक सिखाए। जीवन कितनी जल्दी खत्म हो सकता है, ये सच्चाई उनके सामने बहुत ही क्रूर तरीके से आई। वो दौर किताब में पढ़ना सच में बहुत भारी लगता है। मिशेल को बहुत ही कम समय में दोहरे झटके लगे। सबसे पहले उनकी कॉलेज की दोस्त सुजैन को कैंसर हो गया। सुजैन एक बहुत ही बिंदास, आजाद ख्याल और हर पल को खुलकर जीने वाली लड़की थी। और मिशेल हमेशा अपनी जिंदगी को प्लान करके चलती थी। हाँ, उन्हें लगता था कि सुजैन अपने भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन जब महज 26 साल की उम्र में सुजैन की अचानक मौत हुई तो मिशेल अंदर तक हिल गई। सारी प्लानिंग, सारे चेकलिस्ट धरे के धरे रह गए। और इसके तुरंत बाद उनके पिता फ्रेजर रॉबिन्सन का स्वास्थ्य भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण तेजी से बिगड़ने लगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान के नर्वस सिस्टम को खत्म कर देती है। शरीर पर से नियंत्रण जाने लगता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह से सचेत रहता है। उनके पिता का शरीर हार मान रहा था, लेकिन उनका स्वाभिमान उन्हें कमजोर नहीं पड़ने दे रहा था। एक वाकया तो इतना मार्मिक है जहां उनके पिता के पैर सूजकर इतने बड़े हो गए थे कि जूतों में आ ही नहीं रहे थे। मिशेल ने उन्हें समझाया कि आज आराम कीजिए, डॉक्टर के पास चलिए। लेकिन जब मिशेल घर से निकल रही थी और उन्होंने पलट कर देखा
तो उनके पिता अपने वॉकर के सहारे दर्द से जूझते हुए घर की सीढ़ियों पर काम पर जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस इंसान ने 26 साल की नौकरी में कभी छुट्टी नहीं ली थी। ये सुनकर ही बहुत भावुक महसूस होता है। और फिर अस्पताल का वो आखिरी दृश्य, जब उनके पिता के पास बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। उन्होंने बस मिशेल के हाथों को बार बार चूमा, जैसे वो बिना शब्दों के ही अपना सारा प्यार, सारा आश्वासन अपनी बेटी को दे रहे हों। पिता की मृत्यु के बाद मिशेल और उनके भाई क्रेग के बीच एक अजीब सी बहस हुई कि पिता के लिए कौन सा ताबूत चुना जाए। मिशेल चाहती थी कि सबसे महंगा ताबूत हो, जबकि क्रेग कह रहे थे कि पिता को सादगी पसंद थी। अंत में उन्होंने एक समझौते वाला ताबूत चुना, जिसे कॉम्प्रोमाइज कास्केट कहा गया। ये किस्सा बहुत ही बारीकी से दिखाता है कि दुख इंसान के सोचने समझने की क्षमता को कैसे धुंधला कर देता है। अगर इसे बड़े नजरिए से देखा जाए तो इन दो घटनाओं ने मिशेल को ये गहरा एहसास दिलाया कि जीवन बहुत छोटा है और इसका कोई भरोसा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ इंतजार करने में या कोई ऐसा काम करने में गुजार दिया जाए जिससे आपको अंदर से खुशी ना मिलती हो। इसी एहसास ने उन्हें वो मोटी तनख्वाह वाली कॉर्पोरेट लॉ की नौकरी छोड़ने की हिम्मत दी। हाँ, वे खुद से सवाल करने लगी कि वे समाज में क्या योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसके बाद ही उन्होंने पब्लिक एलीज ज्वाइन किया, जहां वे युवाओं को सार्वजनिक सेवा के लिए तैयार करने लगीं, और फिर यूनिवर्सिटी अस्पताल में काम किया। जहां एक तरफ करियर एक नई दिशा ले रहा था, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी बदल रही थी। बराक और मिशेल की सगाई का किस्सा बहुत ही मजेदार और स्मार्ट है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और बराक ने जानबूझकर शादी के विषय पर एक गंभीर बहस छेड़ दी। वो तर्क देने लगे कि शादी की क्या जरूरत है। हाँ, और मिशेल अपनी दलीलें दे रही थी और अंदर ही अंदर काफी चिढ़ भी रही थी। तभी वेटर एक मिठाई की ट्रे लेकर आया। जब मिशेल ने उसका ढक्कन उठाया तो उसमें कोई मिठाई नहीं थी, बल्कि एक डार्क वेलवेट बॉक्स में हीरे की अंगूठी थी। बराक ने उन्हें जानबूझकर बहस में उलझाया था ताकि वे शादी पर अपनी आखिरी बहस पूरी कर लें। सगाई जितनी फिल्मी और रोमानी थी, शादी के बाद की असलियत उतनी ही चुनौतीपूर्ण थी। जैसे जैसे बराक राजनीति में गहरे उतरते गए और स्टेट सीनेटर बने, उनके पास समय की भारी कमी होने लगी। मिशेल को अपना पूरा करियर और घर एक साथ संभालना पड़ रहा था। बराक अक्सर काम में इतने उलझे रहते थे कि उनका हमेशा लेट होना या फोन पर यह कहना कि बस पहुंचने वाला हूं, मिशेल के लिए रोज की झुंझुलाहट बन गया था। वो इंतजार बहुत थकाने वाला होता था। मिशेल शाम को खाना बनाकर उनका इंतजार करती थी और बराक को आने में इतनी देर हो जाती थी कि आखिरकार उन्हें बच्चियों को सुलाना पड़ता था। ये वो मोड़ था जहां मिशेल ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उन्हें समझ आ गया कि वे अपनी खुशी या शांति के लिए किसी और के इंतजार पे निर्भर नहीं रह सकती, चाहे वो उनका पति ही क्यों ना हो। और फिर उन्होंने खुद बदलाव करने की ठानी। बिल्कुल। सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने अपने दोस्त के साथ जिम में वर्कआउट करना शुरू किया। उनकी मां ने इस रूटीन में उनकी मदद की। वो सुबह जल्दी आकर बेटियों के पास रुक जाती थीं। ये सिर्फ एक फिटनेस रूटीन नहीं था, ये मिशेल का अपने जीवन पर वापस नियंत्रण पाने का तरीका था। और नियंत्रण की ये जद्दोजहद मातृत्व के सफर में भी साफ दिखाई देती है। मातृत्व का वो संघर्ष सच में आसान नहीं था। जब उन्होंने IVF प्रक्रिया का सहारा लिया तो वो समय उनके लिए बहुत अकेलापन भरा था। IVF सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है, जहां रोज शरीर में हार्मोन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और उस समय बराक राजनीति के सिलसिले में राज्य की राजधानी स्प्रिंगफील्ड में व्यस्त थे। हाँ, मिशेल को घर पर अकेले ही खुद को वो इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। किताब में ये बहुत स्पष्ट रूप से आता है कि कैसे उस समय उन्हें ये महसूस हुआ कि हम चाहे समानता की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जीव विज्ञान के स्तर पर महिलाओं को ही ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है। हालांकि इस लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया के बाद जब मालिया और साशा का जन्म हुआ तो वो उनके जीवन का सबसे बड़ा सुकून था। लेकिन जैसे ही परिवार में थोड़ी स्थिरता आई, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने फिर दरवाजा खटखटाया। 2004 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में बराक का 17 मिनट का भाषण सब कुछ बदलने वाला था। एक इंसान जो राज्य की राजनीति कर रहा था, वो रातों रात पूरे देश के लिए एक रॉकस्टार बन गया। वो भाषण एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने 2008 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान की नींव रखी। और जब वो अभियान पूरे जोरों पर शुरू हुआ तो राजनीति का असली बवंडर मिशेल की जिंदगी में आ गया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, जब आपका जीवन साथी अचानक से दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद की दौड़ में शामिल हो जाए, तो आपकी अपनी स्वतंत्र पहचान का क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक महिला जो खुद एक सफल वकील थी, अस्पताल की वाइस प्रेसिडेंट थी,
उसकी पहचान को काटकर केवल एक राजनेता की पत्नी तक समेटने की कोशिश की जाने लगी। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इन घटनाओं को देखते हुए हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम केवल किताब में दर्ज किए गए अनुभवों का तटस्थ रूप से विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे उस समय के मीडिया ने एक उम्मीदवार की पत्नी की छवि को गढ़ा। बिल्कुल। किताब के पन्नों से गुजरते हुए ये साफ दिखता है कि मिशेल को किन रूढ़िवादी धारणाओं से जूझना पड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि मीडिया के एक बड़े हिस्से और विपक्षी अभियानों द्वारा उन्हें जानबूझकर एक एंग्री ब्लैक वुमन के रूप में पेश किया जा रहा है। फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनलों और मॉरिन डाउट जैसे टिप्पणीकारों ने उन्हें साउथ शिकागो की राजकुमारी जैसे तंज कसे। क्रिस्टोफर हिचिन्स ने उनकी कॉलेज की थीसिस को बिना समझे ही बेकार करार दे दिया। और वो विस्कॉन्सिन वाला भाषण? हाँ, हद तो तब हो गई जब विस्कॉन्सिन में दिए गए उनके भाषण के महज 14 शब्दों को बीच से काटकर टीवी पर लूप में चलाया गया, जहां उन्होंने कहा था कि पहली बार मुझे अपने देश पर गर्व हो रहा है। इस एक लाइन का ऐसा इस्तेमाल किया गया जैसे वे देश विरोधी हों या हमेशा गुस्से में रहने वाली महिला हों। उनके एक मजाकिया फिस्ट बम को भी टीवी पर टेररिस्ट फिस्ट जैब का नाम दे दिया गया। इन लगातार हमलों का उनके मन पर बहुत गहरा असर हुआ। ये केवल राजनीति नहीं थी, ये उनके चरित्र और उनके जीवन भर के संघर्ष पर हमला था। एक समय ऐसा आया जब वे पूरी तरह से थक चुकी थीं और सोचने लगी थीं कि क्या वे बराक के अभियान के लिए एक कमजोरी या लायबिलिटी बन गई हैं। लेकिन इस पूरे राजनीतिक शोर के बीच भी उन्होंने जिस चीज को कभी अपने हाथ से फिसलने नहीं दिया, वो था उनका परिवार। और परिवार को बचाने की इस कोशिश का सबसे दिलचस्प उदाहरण सैमुअल कास नाम के एक शेफ को काम पर रखना था। अब बाहर से देखने पर यह लगेगा कि ये सिर्फ डाइट बदलने की बात है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। अभियान की भागदौड़ में मिशेल ने नोटिस किया कि घर में लगातार पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड आ रहा था। जब डॉक्टर ने बच्चों के बढ़ते वजन को लेकर चिंता जताई तो मिशेल ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सैम कास को काम पर रखा ताकि परिवार को ताज़ा और स्वस्थ खाना मिल सके। सही बात है, ये सिर्फ खाने का बदलाव नहीं था, ये एक बयान था कि चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा हों, आपके घर के नियम राजनीति तय नहीं करेगी। ये एक माँ का उस मशीनरी के खिलाफ खड़ा होना था जो उसके परिवार को निगल जाना चाहती थी। ये कदम दिखाता है कि वे अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए कितनी दृढ़ थीं और इसी दृढ़ता के साथ वे अभियान के अंतिम चरण तक पहुंची। वो आखिरी चरण, खासकर आयोवा का कॉकस, बहुत ही ऐतिहासिक था। जो लोग अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया से वाकिफ नहीं हैं उन्हें बता दूं कि कॉकस चुनाव की एक बहुत ही शुरुआती और ज़मीनी प्रक्रिया होती है। इसमें लोग किसी स्कूल के जिम या कम्युनिटी हॉल में इकट्ठा होते हैं, समूहों में बंटते हैं और खुलेआम अपने उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। ये बहुत ही सीधा और व्यक्तिगत होता है। मिशेल के मन में हमेशा से ये डर बैठा था कि क्या अमेरिका सच में एक अश्वेत राष्ट्रपति को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत ही जायज डर था। लेकिन जब आयोवा के मुख्य रूप से श्वेत मतदाताओं ने भारी संख्या में बराक का समर्थन किया तो मिशेल के मन में बसी वो डर की दीवार हमेशा के लिए गिर गई। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब 4 नवंबर 2008 की चुनाव की रात आई तो उसका नजारा बहुत कुछ कह रहा था। शिकागो के ग्रांड पार्क में लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। वो रात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो उस भीड़ का शोर शराबा नहीं था, बल्कि वहां पसरी एक अजीब सी गहरी शांति थी। लोग जश्न मनाकर चिल्ला नहीं रहे थे, वे चिंतन कर रहे थे। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ओबामा परिवार मंच पर खड़ा था, लेकिन उनके और जनता के बीच बुलेट प्रूफ शीशे की एक मोटी दीवार खड़ी कर दी गई थी, जो एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य था। बिल्कुल। ये पल केवल एक राजनीतिक जीत नहीं था, ये उस बात का सच होना था जो सालों पहले रोजलैंड के उस छोटे से चर्च के बेसमेंट में बराक ने कही थी। ये दुनिया जैसी होनी चाहिए कि उस विजन की जीत थी। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये सफर सिर्फ एक व्यक्ति के सत्ता तक पहुंचने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने उस भारी भरकम राजनीतिक मशीनरी के बीच अपनी खुद की आवाज को गुम नहीं होने दिया, जिसने ये सुनिश्चित किया कि उसका परिवार, उसकी पहचान और उसके मूल्य उस चकाचौंध में कहीं खो ना जाएं। 53वीं स्ट्रीट के एक बिना एसी वाले अपार्टमेंट से गुजरते हुए व्हाइट हाउस तक पहुंचने का ये सफर बहुत कुछ सिखाता है। और जाते जाते इस कहानी में एक बहुत ही गहरा विचार भी छिपा है, जिस पर हमें जरूर चिंतन करना चाहिए। जब चुनाव की उस रात ओबामा परिवार ग्रांट पार्क के मंच पर खड़ा था, तो वे उस बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे थे। ये शीशा उन्हें शारीरिक सुरक्षा तो दे रहा था, लेकिन ये इस बात का भी प्रतीक था
कि उनका जीवन अब हमेशा के लिए बदल चुका है। हाँ, वो अब कभी पहले जैसे नहीं रह सकते थे। बिल्कुल। जब आप दुनिया को बदलने का फैसला करते हैं और आपका जीवन पूरी तरह से सार्वजनिक हो जाता है, तो क्या आप सचमुच में सुरक्षित होते हैं, या फिर क्या आपने हमेशा के लिए एक आम इंसान की उस आज़ादी, उस निजता को खो दिया है जिसे आप कभी सबसे ज्यादा अहमियत देते थे? ये सोचने वाली बात है कि एक बहुत बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए व्यक्तिगत आज़ादी की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम लोग एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं जिसे मतलब बाहर से तो सबने देखा है, पर अंदर की सच्चाई बहुत ही कम लोग जानते हैं। हाँ, ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा चर्चा में रहती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर और सुरक्षित घर यानी व्हाइट हाउस की। और इस चर्चा का आधार मिशेल ओबामा की आत्मकथा बिकमिंग का आखिरी हिस्सा है। हमारा मकसद इस स्रोत को खंगालना है ताकि सुनने वालों को पता चले कि एक आम परिवार का अचानक से इतने बड़े माहौल में ढलना कैसा होता है। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है किसी के लिए भी। वही ना। ठीक है, आइए इसके हर पहलू को समझते हैं क्योंकि ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फर्स्ट लेडी होने का दरअसल कोई औपचारिक जॉब डिस्क्रिप्शन होता ही नहीं है। कोई तय नियम नहीं है। की कोई कमी नहीं थी। स्रोत में लेखिका बहुत खुलकर बताती हैं कि पहली अफ्रीकन अमेरिकन फर्स्ट लेडी होने के नाते उन पर कितना बड़ा बोझ था। उन्हें शुरुआत से ही ये एहसास था। हाँ, उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा दूसरों से बेहतर और ज्यादा समझदार साबित करना पड़ेगा। उन्हें मालूम था कि उनकी एक छोटी सी गलती को भी काफी कठोर नजरिए से परखा जाएगा। सोचकर ही हैरानी होती है, खास तौर पर जब हम उस जगह के बारे में सोचते हैं जहां उन्हें ये सब करना था। एक आम घर से निकलकर एक ऐसे महल में जाना जो दुनिया का सबसे मशहूर पता है। स्रोत में व्हाइट हाउस के अंदर की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे मजेदार तथ्य हैं जो सच में ध्यान खींच लेते हैं। जैसे कि वहां का आकार। हाँ, जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए। एक ऐसे घर की जिसमें 132 कमरे हैं, और सिर्फ कमरे ही नहीं, वहां 35 बाथरूम्स और 28 फायर प्लेसेस भी हैं। ये कोई नॉर्मल घर तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। और इस नए माहौल में ढलने का एक और अजीब हिस्सा था सीक्रेट सर्विस द्वारा दिए गए कोड नेम्स। जब परिवार के लोगों को आम नामों से बुलाने की आदत हो और अचानक से नए नाम रख दिए जाएं। जैसे कि बराक के लिए रेनेगेड। हाँ, और मिशेल के लिए रेनेसा। और उनकी बेटियों के लिए रेडियंस और रोजबर्ड जैसे नाम। ये सुनने में किसी स्पाई मूवी जैसा लगता है, पर यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो इस आलीशान जिंदगी के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। आमतौर पर नए राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में अपने हिस्से के रीडेकोरेटिंग के लिए सरकार की तरफ से $1 लाख का अलाउंस मिलता है। $1 लाख। सुनने वालों को लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी रकम है और इसका इस्तेमाल जरूर किया गया होगा, लेकिन उन्होंने इस अलाउंस को ठुकरा दिया है ना। सही कहा आपने। उन्होंने इस सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रीडेकोरेटिंग का पूरा खर्चा अपनी किताबों की बिक्री से आई कमाई से खुद उठाया। और हैरानी की बात सिर्फ यही नहीं है, वहां सब कुछ मुफ्त मिलता नहीं था उन्हें। एकदम नहीं। दुनिया के सबसे ताकतवर घर में रहने के बावजूद लेखिका बताती हैं कि उन्हें हर महीने एक आइटमाइज्ड बिल भेजा जाता था। यानी हर एक चीज का अलग हिसाब। उनके परिवार ने जो खाना खाया या जो निजी मेहमान आए, उनके खाने का खर्चा। यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर और ड्राई क्लीनिंग तक का बिल उन्हें खुद अपनी जेब से चुकाना पड़ता था। ये ऐसी सच्चाई है जो आम जनता को शायद ही पता होती है। हम तो यही सोचते हैं कि सब कुछ सरकारी खर्चे पर चलता होगा, बल्कि एक 7 टन का टैंक थी जिसमें आंसू गैस के कैनन्स लगे थे, और सबसे बड़ी बात, उस गाड़ी में हमेशा राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ एक ब्लड बैंक मौजूद रहता था। उस गाड़ी के अंदर बैठना अपने आप में एक याद दिलाता था कि जान को हर वक्त कितना खतरा है। और इस बबल के अंदर एक और कोशिश चल रही थी, एक आम जिंदगी जीने की। ये एक अजीब विरोधाभास था। एक तरफ अत्यधिक सुरक्षा और दूसरी तरफ आम बनने की जद्दोजहद। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मिशेल द्वारा व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में बगीचा लगाने का फैसला लीजिए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि व्हाइट हाउस के मैदान में कोई सब्जियां उगाएगा। और उन्होंने शुरुआत में सिर्फ $200 के बीज खरीदे थे। हाँ, और नतीजा देखिए, उस बगीचे से लगभग 90 पाउंड सब्जियां उगी। ये सिर्फ बागवानी का शौक नहीं था। उन्होंने बहुत ही चतुर तरीके से इस बगीचे का इस्तेमाल एक राष्ट्रीय चर्चा शुरू करने के लिए किया। ये सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है।
उन्होंने बच्चों के हेल्थ और न्यूट्रिशन जैसी समस्याओं पर ध्यान खींचा। जिससे आगे चलकर लेट्स मूव और रीच हायर जैसे कैंपेन्स शुरू हुए। बिल्कुल। जब किसी के पास कानून बनाने की ताकत ना हो पर लोग उन्हें देखते हैं तो ऑप्टिक्स का इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है। और जब असर छोड़ने की बात आती है तो स्रोत में एक किस्सा ऐसा है जो बहुत कुछ सिखाता है। मैं बात कर रही हूँ बकिंघम पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ मुलाकात की। वो किस्सा प्रोटोकॉल और इंसानियत का बेहद खूबसूरत मिश्रण है। एकदम। एक औपचारिक मुलाकात चल रही थी और दोनों बेहद ताकतवर औरतों के बीच जूतों पर चर्चा शुरू हो गई। क्वीन ने उनके जूतों को देखकर कहा कि ये जूते कितने दर्द देने वाले हैं। और उस पल में वो फर्स्ट लेडी और क्वीन नहीं रही थी, वो दो ऐसी औरतें बन गई थी जो दुखते हुए पैरों से परेशान थी। वही तो। और इस अपनेपन में प्रोटोकॉल भूलकर मिशेल ने आगे बढ़कर क्वीन एलिजाबेथ को गले लगाया। मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, पर असल में वो सिर्फ दो थकी हुई औरतों के बीच दुख बांटने का पल था। सॉफ्ट पावर का एक और जबरदस्त उदाहरण तब मिलता है जब वो लंदन के एलिजाबेथ गैरेट एंडरसन स्कूल आती हैं। वहां की ज्यादातर बच्चियां इमिग्रेंट परिवारों से आती थीं या आर्थिक रूप से कमजोर थीं। उन बच्चियों को लगता था कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, पर जब मिशेल उनके सामने खड़ी हुई तो उन्हें उन बच्चियों में अपना खुद का अक्स दिखाई दिया। और उन्होंने उन्हें एहसास दिलाया कि उनका अस्तित्व मायने रखता है। ये एक आम इंसान के तौर पर उनसे जुड़ने की बहुत बड़ी जीत थी। और ये कोशिश व्हाइट हाउस के अंदर उनके अपने परिवार के साथ भी चल रही थी। बच्चों की आम जिंदगी बरकरार रखने की कोशिशें, जैसे मालिया की प्रॉम नाइट। वो किस्सा काफी मजेदार है। एक आम टीनेजर के लिए ये खास दिन होता है। मालिया का डेट व्हाइट हाउस आया और सीक्रेट सर्विस की गाड़ियों ने उनका पूरी रात पीछा किया। इस तरह के अत्यधिक सुरक्षित माहौल में सामान्य रहने की कोशिशें मजेदार भी हैं और थोड़ी बेबसी से भरी हुई भी। इसी बेबसी का एक और अनोखा किस्सा सेम सेक्स मैरिज लीगल होने की रात का है। जश्न के लिए व्हाइट हाउस को रेनबो लाइट्स से सजाया गया था। और अंदर मिशेल और मालिया दोनों को बाहर निकलकर उस जश्न का हिस्सा बनने की तलब थी, तो उन्होंने चुपचाप बिना किसी एजेंट को बताए बाहर निकलकर उन लाइट्स को देखा। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। इस बबल के बाहर दुनिया आम नहीं थी। दुनिया का बोझ उठाते हुए एक पिता और पति कैसा महसूस करता है? ओसामा बिन लादेन मिशन की रात को ही ले लीजिए। वो किस्सा सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात परिवार ने शांति से डिनर किया, पर एक राष्ट्रपति के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब दुनिया के दूसरे कोने में एक ऐतिहासिक सैन्य मिशन चल रहा हो? चेहरे पर शिकन तक न आने देना एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और सैंडी होक स्कूल शूटिंग वाला दिन, जब मासूम बच्चों की जान गई थी, उस दिन की खबर ने राष्ट्रपति को अंदर तक तोड़ दिया था। उन्होंने दिन के बीच में ही मिशेल को अपने पास ओवर ऑफिस में बुला लिया। उन्हें किसी स्पीच की जरूरत नहीं थी, बस अपनी पत्नी का साथ चाहिए था। दर्द की ऐसी ही कहानी वॉल्टर रीड हॉस्पिटल से भी जुड़ी है, जहां घायल सैनिकों का इलाज होता था। खासकर उस सैनिक का जिक्र जिसने अपने दरवाजे पर लिखा था कि अंदर आने वाले लोग उस पे तरस न खाएं। ये दिखाता है कि तकलीफ और हिम्मत का क्या रूप होता है। अब इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमें एक निष्पक्ष नजरिए से इस बात को समझना होगा। बिल्कुल। इस स्रोत में कई राजनीतिक घटनाओं का जिक्र है। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा का पक्ष लेना या उनका समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उन विचारों को सामने रख रहे हैं जो स्रोत सामग्री और लेखिका के हैं। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। लेखिका ने रिपब्लिकन्स द्वारा बराक को फेल करने की कोशिश और डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ और मूवमेंट के बारे में बहुत सख्ती से अपनी बात रखी है, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि बराक ओबामा अमेरिका में पैदा ही नहीं हुए हैं। और 2016 का चुनाव जहां हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप सामने सामने थे, उसका भी लंबा जिक्र है। उन्होंने पूरी तरह से अपनी निराशा दर्ज की है। ये उनके दृष्टिकोण का हिस्सा है, हमारा नहीं। पर इन राजनीतिक बातों के साथ साथ असली दुनिया में कुछ और ही हो रहा था। खास तौर पर शिकागो के हार्पर हाई स्कूल में। वहां के बच्चों के लिए 80 डिग्री और खिला हुआ सूरज अच्छे मौसम का प्रतीक नहीं था। उनके लिए इसका मतलब था कि आज गैंग वायलेंस और फायरिंग बढ़ने का डर है। अच्छा मौसम उनके लिए डर लेकर आता था। और इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण हदिया पेंडल्टन की मौत थी, जो किसी अनजान शख्स की गोली लगने से मारी गई। ये समाज के टूटने को दर्शाता है। इन सब नकारात्मक स्थितियों के बीच लेखिका ने अपनी मर्यादा और आशा को कैसे बनाए रखा, ये देखना जरूरी है। उनका मशहूर नारा व्हेन दे गो लो वी गो हाई किसी एक चुनाव के बारे में नहीं था। वो जीने का एक नजरिया था। सही कहा। जब सामने वाला नीचता पर उतर आता है तो अपने मूल्यों पर कायम रहना ही आपकी असल ताकत है। तो इन सबका आखिर मतलब क्या है?
ये स्रोत सिखाता है कि चाहे हम कितने भी बड़े पद पर हों, असल ताकत हमारी शालीनता, हमारे मूल्यों और मुश्किलों में हमारे खड़े रहने के ढंग से आती है। सुनने वालों की जिंदगी में चाहे जितनी भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड या चुनौतियां हों, आगे बढ़ते रहना ही जरूरी है। एकदम सही। और चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया और गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा, जो स्रोत पर आधारित है। बिकमिंग का अर्थ एक जगह पहुंचकर रुक जाना नहीं है, पर जब सबसे बड़ा पद, टाइटल और पावर छीन ली जाती है, जैसे व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद, तब इंसान की असली पहचान क्या होती है? ये सोचने वाली बात है। क्या सच्चा बिकमिंग तब शुरू होता है जब दुनिया आपको देखना बंद कर देती है और आप अकेले में ये तय करते हैं कि आप आगे क्या बनेंगे? ये एक ऐसी सोच है जिस पर सुनने वालों को अकेले में विचार जरूर करना चाहिए।